बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। गाज़ी मिलत बानी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार इब्राहीम ख़ान मरहूम की रहायशगाह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलाकोट में, और असूल पसंदी की अलामत सरदार खालिद इब्राहीम ख़ान मेंबर कानून साज असम्बली मेरे मेहमान हैं। खालिद साहब, अक्टूबर की डेट दी है, अब अदालत ने, आप सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए। क्या देख रहे हैं आप? इस मसले का हल सियासी नौयत का है, अदालती नौयत की कानूनी को फाइंडिंग आएगी, या उससे पहले ही जो तीनों डिवीज़न से वकला ने रिट्स दायर की हैं उससे ही हल निकल आएगा? देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये सियासी नौयत का इशू नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इस अदलिया का जो इदारा है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये उसके वक़ार का और इख्तियार का सवाल है। और जिस किस्म की मतलब मेरी ये इससे तौहीन अदालत के हवाले से जो 4 पेशियाँ हो चुकी हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं, चीफ जस्टिस हैं, दूसरे सीनियर जज हैं, उनको इसके वक़ार का और इख्तियार का अभी तक पता ही नहीं है। और उस हवाले से जिस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर 4 पेशियाँ हुई हैं, और अब 3 महीने का एक वक्फा आ गया है, और उसके बाद एक पेशी है। ये जो आम आदमी कहता है कि जी मुझे जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इस किस्म का अमल जारी रहा तो ना जल्दी मिलेगा और ना सस्ता मिलेगा। ये बाय द वे, आपको भी इंसाफ की जल्दी है कोई? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बड़ा वक्त है मैं इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो आम आदमी का तासुर है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। वो मैं उससे पहले सोचता कि नहीं, ये आम आदमी बात सही नहीं कह रहा, ये वैसे क्योंकि खुद फंसा हुआ है इसलिए ये बात करता है। लेकिन अगर आपका अपना मामला, आपकी अपनी तौहीन हुई है बकौल आपके, अगर उसमें आप इतना वक्त दे रहे हैं तो आम आदमी का आप कहाँ उसको इंसाफ देंगे? सस्ता और जल्दी कहाँ से मिलेगा उसको? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, लोगों में एक गलतफहमी या अल्लाह जाने ये सही फहमी है, एक लोगों के अंदर र्यूमर फैली हुई है कि ये तमाम का तमाम जो फड्डा जो बना है, इसके पीछे शायद प्रीमियर जो हैं, लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर साहब राजा फारूक हैदर खान साहब इन्वॉल्व हैं। आपकी क्या फाइंडिंग है? देखिए, मैं नहीं कहता, मैं ये जो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके पीछे यकीन, मैं क्योंकि वो कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग का नतीजा है, तो उसके पीछे तो यकीनन राजा फारूक हैदर साहब है। लेकिन उससे आगे जो सिलसिला चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे राजा फारूक हैदर साहब है। क्योंकि हमने जो असेंबली में जो मैंने तकरीर की थी, मैंने उसमें ये कहा था ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग का नतीजा है कि ये 5 जजेस जो है वो अपॉइंट हुए। लेकिन मैंने कहा इनकी आईनी जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर आती है, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझने और कबूल करने के लिए तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर। और उसमें सदर आज़ाद कश्मीर भी है, उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी है, ये, और फिर कश्मीर काउंसिल है, और उस वक्त चेयरमैन कश्मीर काउंसिल, ये सब लोग, इनकी आईनी जिम्मेदारी है। जो प्रीमियर है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अमलन वो इसके पीछे हैं 5 जजेस की अपॉइंटमेंट की जहाँ ताल्लुक है। ये जो तौहीन अदालत का मामला, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ एक सवाल पैदा होता है सर, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। लेट्स फ्लैश बैक। रियाज अख्तर चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, 9 माही इक़्तिदार मिला था किबला फारूक हैदर खान साहब को, और उन्होंने आते साथ एक MDA वहाँ पे हाथ डाला था। सरदार रहीम खान साहब को जिम्मेदारियाँ कुछ दी थी उन्होंने, जो कि सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं आजकल, शायद वही सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार हैं, और उन्हीं के नोट्स के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ। और मुझे याद है कि रियाज अख्तर चौधरी साहब को जो सैक किया गया था, उनके ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक बनी थी फारूक हैदर की तरफ से। इनका कहना था कि वो एक पैरेलल हुकूमत चला रहे हैं, मतवाज़ी हुकूमत चला रहे हैं, सुमोटो एक्शन ले लेते हैं जी, और उनके मुख्तलिफ आगे लोग हैं जो कि उनके नाम पे खाते हैं, बागन करते हैं। तो क्या अब भी सिचुएशन उसी जगह चली गई है कि आपकी कानून साज असम्बली और अदलिया, ये 2 इदारे आपस में मुतसादम हो गए? नहीं, उस वक्त भी वो जो रियाज अख्तर चौधरी साहब के ख़िलाफ़ मेरी तहरीक इल्तवा थी असेंबली में 2006 में, मुझे याद, और वो तो बुनियादी तौर पर ये थी कि वो चीफ जस्टिस भी थे हाई कोर्ट के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। उसके बाद उनको प्रमोट करके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाए। तो वो मेरी तहरीक इल्तवा यही थी कि ये भी
سیاسی جو انہوں نے الیکشن کروایا ہے اس میں جس جماعت کو انہوں نے فیور کیا ہے اسی جماعت نے یہ کام کیا کہ ان کو چیف جسٹس، جبکہ سینئر جج وہاں بیٹھے ہوئے تھے 2 سال ان سے سینئر جج وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اگنور کر کے ان کو، تو میری تحریک التوا تھی، وہ تحریک التوا مسترد ہو گئی تھی، لیکن اس تحریک التوا پہ میری ایک تقریر ہے جس کا ذکر میں نے اس دفعہ کیا، تو وہ ذکر جو اس تقریر کا میں نے کیا اپنے اس دفعہ کی تقریر میں، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، اور میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو وہ کر رہے تھے، وہ بھی سو موٹو نوٹس دے رہے تھے جو ان کے اختیار میں تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اس ادارے کی وقار اور اختیار بہت عزیز ہے، لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے وقار اور اختیار کو سمجھنے کے سے قاصر، وہ جو تحریک التوا آپ نے پیش کی تھی سچویشن دوبارہ وہیں چلی گئی، وہی آ گئی دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تحریک اب تو وہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنے سینئر لوگ جو ہے وہ انوالوڈ تھے، اس میں پاکستان کی اس وقت جو حکمران تھے وہ انوالوڈ تھے، تو یہ میں اب پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی قصہ ہے، پھر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو آپ کا انجام بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ جی یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خالد ابراہیم خان صاحب سے چند مختصر باتیں مزید کریں گے، چلتے ہیں بریک کی جانب۔ جی ناظرین ویلکم بیک، سردار خالد ابراہیم خان صاحب سے کچھ باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات چلی کہ سچویشن دوبارہ وہیں چلی گئی ہے جہاں 2006 میں تحریک التوا آپ نے پیش کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو نوازا گیا الیکشن میں ڈیزائرڈ رزلٹس دینے کے بعد، ان کو پلیز کیا گیا اور ان کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تعینات کیا گیا اور سوموٹو ایکشن لینے شروع کیے۔ اچھا اب یہ بتائیں گے سر کہ اب یہاں پہ اکتوبر میں لیٹ سے کہ دوبارہ آپ پیش نہیں ہوتے تو کورس آف دا لیگل پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں جی اس کے بعد تو ویسے تو ان کے پاس ابھی چھٹیوں میں 1 ہفتہ باقی ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ان کا کام ہے کہ یہ فیصلے کریں، فیصلے اور جتنی جلدی ہو اتنے بہتر ہیں، میرا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں تو زیادہ اس وقت ان کا ہے، میں تو 1-2 دفعہ سیٹ پہلے چھوڑ چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہوں، میرا کوئی، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کس جگہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا، اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا، ابھی وقت تھا، لیکن انہوں نے یہ اس کو 3 مہینے آگے چھٹیوں کے بعد کی تاریخ دے دی ہے، اس سے تو کیا ان 3 مہینوں میں یہ فیصلہ آ سکتا ہے جو کہ میں نے وکلا دیکھے ہیں بڑے چارجڈ قسم کے، خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب اور 9 جو پٹیشنرز ہیں، ریاض عالم ایڈوکیٹ ہیں، چودھری ممتاز ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے چارجڈ قسم کا گروپ ہے، تو اس سے پہلے یہ لوگ پھر فیصلہ کروا لیں گے؟ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ جس ریٹ کا بھی ہے جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے، اور جو میں جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ خالد رشید صاحب کا سے میں نے پوچھا تھا کہ پہلے کوئی ایسی نظیر ہے کہ کورٹ نے اس طرح کی ریٹ پہ کوئی فیصلہ دیا ہو؟ انہوں نے کہا جی رفیع اللہ سلطانی یونس طاہر کیس، اور یہ ابھی ایک آج فوت ہو گئے شہزاد صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے، یہ 3 آدمی تھے، تو یہ ہے یہ پہلے سے آپ کے پاس پریسیڈنس ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا میں نے راولہ کورٹ میں چونکہ 3 دن سے یہاں موجود ہوں، میں نے ہر طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، پیپلز پارٹی کے نیازی صاحب، دیگر لوگوں کو انٹرویو کیا، عام سول سوسائٹی میں، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے طبقے میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ میں گھوما ہوں، سب لوگ اس بارے میں کافی زیادہ فکر رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو پورا پنچ جو ہے ایک انتشار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی انتشار کی لپیٹ میں خاص کر کے ایک ضلع یا ایک ڈویژن کا آنا اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوئی کسی ایک ضلع کے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہے، میں تو سارے آزاد کشمیر، میں نے آپ سے کہا ہم اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کا جو وقار ہے، جو اختیار ہے، وہ ہمیں بہت عزیز ہے، اور اگر
वो कोई दुरुस्त फैसला करेंगे तो मैं कहता हूँ हम लोग भी ये समझेंगे कि इस इदारे ने अपने साथ इंसाफ किया, हमारे साथ किया नहीं किया, अपने साथ किया, उसका एक अच्छा तासुर मिलेगा। अगर गलत फैसला करेंगे तो मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो सिर्फ एक ज़िले में नहीं होंगे, वो सारे आज़ाद कश्मीर में होंगे। यहाँ पे मैं आपको सर एक और गलतफहमी या र्यूमर बता रहा हूँ। मुझे संजीदा लोगों ने ये बात कही है कि एक बड़ी सीट पे बैठे हुए साहब वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ये जो सुदन है, ये पागल कहीं के, जुनूनी कहीं के, ये हमेशा ही हमारे लिए मसला पैदा करते हैं। मैं नहीं कह सकता, कोई जिम्मेदार आदमी इस किस्म की बात नहीं कर सकता। ये मेरा आपसे अर्ज करता हूँ, कोई भी जिम्मेदार आदमी इस किस्म की बात जो है वो सीरियसली नहीं कर सकता। वैसे कोई मजाक किया होगा वो हम भी कर लेते, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सीरियस बात ऐसी नहीं हो सकती। आजकल बात हो रही है कि सरदार मसूद खान साहब को रिमूव करके चौधरी तारिक फारूक साहब को या शाह गुलाम कादर साहब को सदर बना दिया जाए। आप क्या तबसरा करते हैं सर? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। मैं सही बात आपको बताऊं कि जो पिछले एक महीने की हैपनिंग है, जो भी हैपनिंग्स हैं उनसे मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ पॉलिटिकल, क्योंकि ये एक इशू ऐसा है जिसको हम जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे फेस कर रहे हैं। इसलिए आप अपने ट्राइब के एक साहब को मेरा ख्याल है कि सेफ पैसेज दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखें ना, उनकी मुखालफत हमने की है। ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं इन्होंने तो उनको बनाया है, हमने तो उनके बनने पर उनकी मुखालफत की थी, और वो तो बड़े मेरे करीबी अजीज़ हैं। लेकिन मेरा फिर ये पूरा, जिस तरह मैं चीफ जस्टिस के लिए कहता हूँ कि गलत आदमी गलत जगह बैठा हुआ है, इसीलिए मैं सदर के लिए भी कहता हूँ कि गलत आदमी गलत जगह पर बैठा हुआ। क्या इसको हम थोड़ा अगर रिफ्रेश कर लें, सही आदमी गलत जगह बैठा हुआ? चले, आप कहते हैं तो मैं उससे एग्री कर लेता हूँ, लेकिन वो आदमी सही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस आदमी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठना नहीं चाहिए उसको। आपकी बात से ही मेरा जवाब निकल आया सर कि सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का ओहदा, ये एक पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर उसकी पोस्ट है, इस पे एस्टैब्लिशमेंट को अपना बंदा नहीं बिठाना। मैं नहीं कहता उसकी पोस्ट है, मैं कहता हूँ इसके पीछे एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उससे जो आदमी गुजरा नहीं। कई ब्यूरोक्रेट भी बाहर बैठ के पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, वो प्योरली वो डिप्लोमेटिक सर्विस में रहे, उनका वो करियर डिप्लोमेट है, इसलिए हम कहते हैं। और कोई मुझे इतराज़ नहीं है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं रहे, और उस हवाले से ऐसे इतने बड़े ओहदे पर आ जाना वो कोई अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकल पहले भी, इससे पहले ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहे या पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे, वो इस पोस्ट पे आए, लेकिन किसी न किसी नौयत का उनका पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ एक ताल्लुक़ रहा है, इसलिए हमने उन पर भी एतराज़ किया होगा, लेकिन एक्सेप्ट भी कई लोगों को किया। इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस है जिससे गुजरना बहुत ज़रूरी है। जी नाजरीन, सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब अपने स्टांस पे कायम हैं। जो इन्होंने स्टैंड लिया था ये सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। मेरी गुजारिश है, जितने इदारे हैं मोहतरम हैं, मुक़द्दस हैं, बड़े हैं, उन्होंने फ़ैसले करने होते हैं। खुदारा ये जो अना की नाक है इसे बीच में मत आने दीजिए। मुकन्नना अदलिया, इंतज़ामिया और ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली में लोग बैठे हैं, आइन साज जो इदारे हैं, इन तमाम का आपस में तालमेल और इनका एक रिदम में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपस में ही खटपट शुरू हो जाएगी, कौम का वक्त ज़ाया होगा, कौम का नुकसान होगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।